नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षाएं जो कि मार्च 2024 से शुरू हो रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के हिंदी के लगभग 3 से 4 वीडियो और अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाकर उनको देख लीजिए। और सभी सब्जेक्टों के लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी जल्दी आने वाले हैं। तो ये आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी के तीसरे पार्ट जो कि आपका पार्ट है देव, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हैं बहुविकल्प वाले सवाल। कवि देव द्वारा रचित कवित्व सवैया की भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है ब्रज। इसके बाद अगला है कि मदन मई में कौन सा अलंकार है? तो मदन मई में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि म दोबारा आ रहा है इसीलिए अनुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद आप देखते हैं चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत हो रहा है? तो चांदनी रात में जल दर्पण सा प्रतीत हो रहा है, तो इसको आपका राइट आंसर होगा जल। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं डार सटकारी हैं द्रुम में नीत रस का नाम बताइए। तो इसमें श्रृंगार रस होगा आपका राइट, यानी कि श्रृंगार रस राइट होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं देव के कवित में फटी का क्या अर्थ है? तो देव के कवित में फटी का अर्थ है बहुमूल्य पत्थर स्फटिक। सुधा मंदिर से आप क्या तात्पर्य हैं? तो सोंदा मंदिर से तात्पर्य है कि चंद्रमा रूपी मंदिर, यानी कि राइट आपका सही होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? तो तारों की जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही, तो आपका ब राइट ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं अति लघुत्तम प्रश्न आ रहे हैं। देव किस काल के कवि हैं? तो देव रीति काल के कवि हैं। देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी देव का पूरा नाम है। कवि ने श्री ब्रज दुल्हे किसे कहा है? तो श्री कृष्ण को कवि ने श्री ब्रज दुल्हे कहा है। देव के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 52 से 72 मानी गई है। बालक वसंत को किसका पुत्र बताया गया है? तो सौंदर्य के देवता कामदेव का बालक वसंत को पुत्र बताया गया है। पाठ में पूर्णिमा के चांद को किसका प्रतिबिंब बताया गया है? तो राधिका के मुख का प्रतिबिंब बताया गया है। जग मंदिर शब्द में अलंकार हैं तो रूपक अलंकार हैं। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं लघुत्तरात्मक सवाल आ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं प्रातःकाल बसंत रूपी बालक कौन जगाता है? तो बालक वसंत को गुलाब की कलियां सटकारी देकर जगाती हैं। कवि देव के प्रमुख काव्य ग्रंथों के नाम बताइए। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन हैं। इसी के साथ आप बाकी सवाल भी पढ़ सकते हैं, जो 4-5 सवाल और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि फिर मैं यदि सभी बोलकर बताऊंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप खुद भी देख लीजिए, मैं आपको बड़ा करके सभी सवाल दिखा देता हूँ। इसके बाद आप अगला पार्ट आता है पार्ट नंबर 6 जिसका नाम है जय शंकर प्रसाद। उसके भी आज इसी वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। आप देख सकते हैं निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जयशंकर प्रसाद का जन्म इस रिक्त स्थान में आएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ है। इसके बाद अगला है कि पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, यानी कि कामायनी पर, यानी किस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है? तो कामायनी पर दिया गया। यहाँ पर कामायनी आएगा। असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। इसके बाद अगला है कि शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। तो सायावादी शैली में, तो यहाँ पर आएगा आपके सायावादी। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी के नाटक हैं। तो यहाँ पर इस खाली जगह पर आपको आएंगे नाटक। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं सत्य और असत्य बताना है। प्रसाद का साहित्यिक जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। तो ये सत्य है। प्रसाद जी के गुरु ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखें, तो ये गलत है। प्रसाद जी के गुरु ने कोई आग्रह नहीं किया था। इसके बाद अगला है कि आत्मकथ्य कविता पहली बार 1935 में आत्मकथा विशेषांक से प्रकाशित हुई, तो ये भी असत्य है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं आत्मकथ्य कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की सही करती है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है, तो ये सत्य है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था, तो ये सत्य है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का विकल्प कोष्टक में लिखिए, यानी कि आपको अब से वाले सवाल देखने को मिल रहे हैं। कवि ने मधु शब्द का प्रयोग किया है, तो कवि ने मधु शब्द का प्रयोग अंतर्मन के लिए किया है, तो यहाँ पर ब राइट आपके ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं सरल तेज संबोधन किया है सरल स्वभाव के लिए। अगला आप देख सकते हैं
कविता में थकापथी कौन है? तो कविता में थकापथी कवि हैं। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, कवि ने अपनी आत्मकथा को बताया है। भोली कवि कैसा सौंपन देकर जाग गया है? कवि प्रेम सौंपन देकर जाग गया है। यहाँ पर आपको ब राइट सही होगा। इसके बाद अगला आप अति लघुत्तम सवाल देख सकते हैं, जो एक लाइन में आपको उत्तर देने हैं। आत्मकथ्य कविता सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। देखो ये गागर रीति से कवि का क्या आशय है? गागर रीति से आशय उपलब्धियों से रहित एवं असफल जीवन से है। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है? इसलिए कि उनकी भूलें सबके सामने प्रकट हो जाएगी और सब उनके स्वभाव की सरलता की हंसी उड़ाएंगे। ये लोग करते रहो अपना व्यंग्य मलिन उपहास। इस पंक्ति का क्या आशय है? कवि के अनुसार संसार में आत्मकथाएं लिखने वाले व्यक्ति को ही व्यंग्य और उपहास का पात्र बना रहे हैं। अपनी दुर्बलता और असफलता सुनाकर ये लोग दूसरों को अपने ऊपर हंसने और व्यंग्य करने का अवसर दे रहे हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि थके सोई मेरी मौन व्यथा पंक्ति का क्या आशय है? तो कवि कहते हैं कि मेरी व्यथाएं कठिनाइयाँ परेशानियाँ सब थक कर मौन हो चुकी हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। 2 पाठों के अति महत्वपूर्ण सवाल पूरे हो गए हैं और अगले पाठों के जल्द ही वीडियो आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल की सदस्यता जरूर ले लीजिए। यदि आपको कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।